बच्चों, आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सस्मानी वंश का अध्ययन करेंगे। और जिसे सस्मानी वंश को आप कॉमनली गोरी भी कह सकते हैं, कहते रहते हैं आप गोरी वंश, लेकिन ये गलत बात है। गोरी कोई वंश नहीं है, ये वंश है सस्मानी वंश। और सस्मानी वंश का जो शासक है वो कौन है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी है। और ये जो गोरी है, इससे आपको दो बातें की जानकारी मिल जाती है। गोरी से आपको दो शब्दों की जानकारी मिलती है। एक तो ये गोर के रहने वाले हैं, गोर के रहने वाले हैं, ठीक है। अब गोर कहाँ पड़ता है? आप कहेंगे सर गोर की जो लोकेशन है वो गजनी और हेरात के बीच में है। क्लियर हो गया? तो आपने कहा कि जो सस्मानी वंश का शासक है जिसने भारत पे शासन किया है वो कौन है? मोहम्मद गोरी है। और इसी गोरी के बारे में हमने आपको बताया था कि इन्होंने भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना किया है। लेकिन फिर भी हमने आपसे कहा था कि वैधानिक इस्लामिक राज्य की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। तो गोरी गोर के रहने वाले हैं, इसलिए गोरी हैं। और गोर की लोकेशन है गजनी और हेरात के बीच, मतलब अफगानिस्तान के बीच में रहने वाले हैं ये। अब सेकंड पॉइंट याद रखिएगा कि गोरी लोग मुख्यतः घोड़े, ठीक है, का व्यवसाय करते थे, ठीक है, घोड़े, ठीक है, जैसे घोरी भी कह सकते हैं आप। घोरी के ये लोग क्या हैं? व्यवसायी हैं, घोड़े के व्यवसायी हैं। अब ये देखिए, इन लोग मूलतः किस धर्म के अनुयायी हैं? तो आप कहेंगे मूलतः सर ये बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। क्लियर? लेकिन इन बौद्धों को इस्लाम में किसने कन्वर्ट किया? इस्लाम में किसने परिवर्तित किया है? आप कहेंगे सर महमूद गजनवी ने किया है, गजनवी ने किया है, ठीक है। कब किया है? आप कहेंगे 1009 ईस्वी में किया है। क्लियर? कैसे किया है? तो 1009 ईस्वी में गजनवी का आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण कहाँ हो रहा है? तो आप कहेंगे कि सर गोर पर हो रहा है, गोर पर आक्रमण हो रहा है। कब? 1009 ईस्वी में ही, ठीक है। अब आप याद रखिएगा 1009 में जब गजनवी का आक्रमण हुआ, कहाँ पर? गोर पर। तो गोर का शासक कौन था वहाँ? आप कहेंगे तब गोर पर शासन कर रहे थे मोहम्मद बिन सूरी। मोहम्मद बिन सूरी शासन कर रहे थे। तो इन्होंने मोहम्मद बिन गोरी को पराजित किया और उसे अपना सामंत बना लिया। या आप कह सकते हैं कि ये मोहम्मद बिन सूरी ये किसका सामंत बन रहा है? महमूद गजनवी का करद या सामंत बन रहा है, ठीक है ना। करद और सामंत बना लिया, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, यहां हमको याद रखना होगा, ठीक है, कि जब गजनवी मर जाएगा तो गजनवी के जो वारिस आएंगे, गजनी के जो शासक होंगे वो कौन है? बहराम होंगे। कौन? बहराम, ठीक है। अब ये देखिए जो बहराम है, इन्होंने क्या किया? पुनः गोर पर आक्रमण किया है। और गोर का राजकुमार कौन है? कुतुबुद्दीन हसन। गोर का राजकुमार कौन है? कुतुबुद्दीन हसन है। तो बहराम ने क्या किया? कुतुबुद्दीन हसन को, ठीक है, क्या किया है? यह पराजित किया, ठीक है। तो जब कुतुबुद्दीन हसन को इन्होंने पराजित किया तो कुतुबुद्दीन हसन बदला लेना चाहता है। मतलब कुतुबुद्दीन हसन
ये बदला लेना चाहेगा। तो जब ये बदला लेना चाहेगा तो अब ये क्या करेंगे, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है। हमने कहा गजनी का शासक कौन था महमूद गजनवी के बाद? बहराम। इस बहराम ने क्या किया था? गौर पर आक्रमण किया था, कुतुबुद्दीन हसन को पराजित किया था, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन हसन ये बदला लेना चाहते हैं, क्लियर ना। तो आप याद रखिएगा, लेकिन कुतुबुद्दीन हसन बदला नहीं ले पाए। तो इनके कुतुबुद्दीन हसन के जो भाई हैं वो है सैफुद्दीन। सैफुद्दीन ये कौन है? आप कहेंगे कि कुतुबुद्दीन हसन के भाई हैं, और इन्होंने ही किस पर आक्रमण किया? गजनी पर आक्रमण किया था। सैफुद्दीन ने गजनी पर आक्रमण करके और बहराम को पराजित किया था, क्लियर। और इसी सैफुद्दीन का जो भाई है, वो सैफुद्दीन का भाई कौन है? तो आप कहेंगे सर अलाउद्दीन हुसैन है। अलाउद्दीन हुसैन, ठीक। और इसी अलाउद्दीन हुसैन ने ये जो गजनी आप देख रहे हैं, इसी गजनी को जलाकर नष्ट कर दिया था, ठीक है, जलाकर नष्ट कर दिया। और बच्चों ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कि अलाउद्दीन हुसैन ने जब गजनी को जलाकर नष्ट कर दिया था तो एक उपाधि को धारण किया था, ठीक है। वह उपाधि कौन थी? आप कहेंगे कि सर वह उपाधि बहुत प्रोमिनेंट उपाधि है, महत्वपूर्ण उपाधि है, जहां सोच। जहां सोच का मतलब क्या होता है? जहां को जलाने वाला या विश्व को जलाने वाला, ये उपाधि किसने धारण किया है? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन हुसैन ने धारण किया है, ठीक है। हम आपको एक बार पुनः ये मैटर नरेट कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। देखिए, ये हम सस्मानी वंश पढ़ने जा रहे हैं। सस्मानी वंश का कौन सा शासक था जिसने भारत पर शासन किया? आप कहेंगे मोहम्मद गोरी ने किया था। मोहम्मद गोरी ये वह शख्स हैं जिन्होंने भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना किया था, परंतु उसे वैधानिकता इल्तुतमिश ने दिलाया था, क्लियर। अब ये देखिए, ये गोरी के बारे में हमने आपको परिचय देना शुरू किया कि कौन है गोरी। तो याद रखिएगा, ये गौर के रहने वाले हैं, ठीक है। और गौर की लोकेशन हमने आपको बता दिया कि गौर की लोकेशन क्या है? गजनी और हेरात के बीच में बसा हुआ है गौर, मतलब अफगानिस्तान में। और ये लोग, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा नाम चेंज कर दें, देखिए ये है गोरी ना, ये घोड़े मतलब घोरी, देखिए घोरी, ठीक है। तो ये लोग किसका व्यापार कर रहे हैं? आप कहेंगे घोड़ी का व्यापार करते या घोड़े का व्यापार करते थे, ठीक है ना। और यही कारण था कि इनके अंदर गजब का साहस था, अदम्य साहस था, ठीक है। और आप एक ये देखिए, ये लोग मूलतः क्या हैं? तो आप कहोगे कि सर मूलतः तो ये लोग बौद्ध हैं, लेकिन इनको इस्लाम में किसने कन्वर्ट किया? आप कह रहे हो कि सर महमूद गजनवी ने इनको इस्लाम में बदला था। कब बदला था? 1009 ईस्वी में बदला था। कैसे बदला था? तो आप कहोगे 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गौर पर आक्रमण किया था और यहाँ के शासक मोहम्मद बिन सूरी को पराजित करके मोहम्मद बिन सूरी को अपना सामंत या करद बना लिया था, ठीक। यहाँ तक को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आती है कि जब महमूद गजनवी मर जाते हैं तब कि क्या राजनीति में बदलाव आता है। तो आप ये देखो कि गजनी पर बहराम का शासन आता है। बहराम क्या है? तो आप कहेंगे ये गौर पर अटैक करते हैं और गौर के शासक है कुतुबुद्दीन हसन। तो कुतुबुद्दीन हसन को ये पराजित कर देते हैं। तो कुतुबुद्दीन हसन की इस पराजय का बदला ले रहा है कौन? उनका भाई सैफुद्दीन, ठीक है। लेकिन सैफुद्दीन ने, ठीक है, बहराम को पराजित किया था, परंतु सैफुद्दीन के भाई हैं अलाउद्दीन हुसैन। इस अलाउद्दीन हुसैन ने क्या किया? ठीक है, गजनी की समस्या को ख़त्म कर दिया। कैसे? गजनी को जला करके राख में बदल दिया था और उसी अवसर पर उसने एक उपाधि धारण किया था जहां सोच की, अर्थात विश्व को जलाने वाले की उपाधि को उन्होंने धारण किया था। क्लियर बच्चों? ठीक है। और अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि सैफुद्दीन का जो एक भाई है अलाउद्दीन हुसैन है, ठीक है। तो आप जरा
रुक जाइए 1 मिनट के लिए, फिर हम आपको ठीक है इसे बेहतर तरीके से समझाते हैं। तो बच्चों, ये आपने क्या पढ़ा? अलाउद्दीन हुसैन को आपने जाना था, ठीक है ना, हुसैन को। और अलाउद्दीन हुसैन किसका भाई है? आप कहेंगे कि सर सैफुद्दीन का भाई है। और इसी सैफुद्दीन ने गजनी को जीतने की जिस परंपरा को शुरू किया था उसे पूर्णता दिला दी थी अलाउद्दीन हुसैन ने। कैसे? गजनी को जला करके नष्ट कर दिया था, ठीक है ना। अब इसी अलाउद्दीन हुसैन और सैफुद्दीन, ठीक है, हुसैन के जो भाई हैं, चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई, ये जो चचेरे भाई हैं ये 2 लोग हैं। एक है गियासुद्दीन मोहम्मद गोरी और दूसरे हैं शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है। इसी शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को भारत में मोहम्मद गोरी कहा जाता है, मोहम्मद गोरी कहा जाता है। सिक्कों पर, ठीक है, इनको मोहम्मद बिन साम कहा गया है, मोहम्मद बिन साम कहा गया है, ठीक है। और इसी शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, मुई, ठीक है, जुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। यही है, ये इसका बड़ा भाई है, ठीक। अब देखिए, ये गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी यह गोर का शासक बनता है, गोर का शासक बनता है, ठीक है। और शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी यह गोर से नीचे 10,000 फीट नीचे, अगर गोर की लोकेशन यहाँ है तो गजनी की लोकेशन, ठीक है, 10,000 फीट नीचे है, पहाड़ी क्षेत्र है ये। तो अब गोर का शासक कौन बन गया? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। और गजनी का शासक कौन बन रहा है? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है। दोनों भाइयों ने तय कर लिया, मतलब आपस में, ठीक है, निर्धारित कर लिया कि बड़े भाई आप अगर साम्राज्य का विस्तार करेंगे तो आप पश्चिम में जाइए, पश्चिम में जाएंगे, और अगर मैं विस्तार करूंगा तो मैं पूर्व में जाऊंगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, यही कारण है कि दोनों भाइयों में आपस में संघर्ष कोई नहीं हुआ है। इनको पश्चिम में जाना था, इनको पूर्व में जाना था, ठीक है। और ये पूर्व में क्यों आया, मतलब भारत पर आक्रमण करने का कारण तो एक आपने ये जान लिया कि साहब इन भाइयों ने आपस में बंटवारा कर लिया था। दूसरी बात यह है कि पूर्व में ही महमूद गजनवी का एक वंशज है, खुसरो मलिक, खुसरो मलिक। ये कौन है? आप कहोगे कि सर खुसरो मलिक जो है यह महमूद गजनवी का एक वंशज है और ये लाहौर में शासन करता था। और जब तक ये जिंदा है, ठीक है, गजनवी वंश जिंदा है, और जब तक गजनवी वंश जिंदा है गोर वंश या ससबानी वंश सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसको भी समाप्त करना था। और दूसरी बात क्या थी? देखिए, जो भारत की संपदा है, ठीक है, यह किसी को भी आकर्षित करती रही, ठीक है। और तीसरी बात क्या थी? भारत की जो राजनीतिक सामाजिक स्थिति है, इसने भी भारत पर आक्रमणकारियों को प्रेरणा देती रही है राजनीतिक दृष्टिकोण से, ठीक है। आप देखिए, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण भारत पर कब हुआ था? 1027 में हुआ था,
ठीक है। और गोरी का आक्रमण कब होता है? तो आप कहोगे कि सर गोरी का आक्रमण 1175 में होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इतनी साल बाद, मतलब लगभग 150 साल हो रहे हैं, और 150 साल में भारतीय राजनीति में और भारतीय सामाजिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया। और अगर मैं दबी जुबान से आपके बीच में कह दूं कि सर हो सकता है राजनीति में हल्का फुल्का चेंज आया हो, लेकिन समाज में तो आज भी वही वर्णवाद, वही जातिवाद का घिनौनापन, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, आज भी वो चीज़ें हमारे बीच में मौजूद हैं। क्लियर? लेकिन बच्चों हम आगे जाएं, इसके पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, कि मोहम्मद गोरी भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति कभी नहीं करता, ठीक है। गोरी ने भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं किया है, ठीक है। उसने कभी किसी मंदिर को, किसी मठ को, ठीक है, नहीं तोड़ा है, ठीक है। और आप ताजुब करेंगे कि जो गोरी के सिक्के हैं, ठीक है, गोरी के जो प्रमुख सिक्का है उसको किस नाम से जाना जाता है? आप कहोगे कि सर गोरी के आने से पहले, देखो गोरी से आने से पहले राजपूतों का सिक्का द्रम्य चलता था, ठीक है, द्रम्य। अब गोरी ने आकर के दहलीवाल चला दिया, दहलीवाल नाम का सिक्का जारी किया, और इस दहलीवाल ने द्रम्य को प्रचलन से ही बाहर कर दिया। दूसरी बात हमको एक चीज और याद रखना है, ठीक है, कि गोरी का जो सिक्का है, ठीक है, इस पर लक्ष्मी की आकृति है, हिंदुओं की देवी लक्ष्मी की आकृति है, और इनकी लक्ष्मी के पैरों पर क्या लिखा है? मोहम्मद बिन साम लिखा है। और जो इस सिक्के का पिछला भाग है, पृष्ठभाग है, उस पर अश्वारोही चौहान है, चौहान की आकृति खुदी है। एग्जैक्टली गोरी ने ऐसा क्यों किया? क्या इस्लाम अनुमति देता है क्या? नहीं, लेकिन गोरी ने ऐसा क्यों किया? देखो बच्चों, गोरी एक दूरदर्शी शासक था, और गोरी अच्छी तरह से जानता था कि अगर भारत में उसे शासन करना है तो उसे बहुमत का सम्मान करना होगा। और बहुमत कौन है? आप कहेंगे गैर इस्लाम, आप मोटे शब्दों में लिख सकते हैं हिंदू। तो अगर हम हिंदुओं के देवी देवताओं को सम्मान नहीं देंगे तो हिंदू लोग हमें विदेशी मान करके और हमारे विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहेंगे, और ऐसी स्थितियों में हम यहाँ अस्थायित्व नहीं पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम हिंदुओं के नेता के साथ अपना अच्छा संबंध दिखाएंगे तो लोग हमें भूल जाएंगे, ठीक है, और वह भारत में अस्थायित्व को प्राप्त कर जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि गोरी, ठीक है, सब मिलाकर के भारत में कौन सी पॉलिसीज अपना रहे हैं? आप कहेंगे कि सर फिलहाल वो धर्म निरपेक्षता की पॉलिसी को अपना रहे हैं, मतलब कहीं से उनके अंदर चरमपंथ दिखता नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। आपने ये चीज़ें पढ़ लिया, और जब आपने ये चीज़ें पढ़ लिया तो अब आपको एक चीज़ और जानना है कि गोरी ने किस मार्ग से आक्रमण किया था। तो आप कहोगे कि सर गोरी ने, ठीक है, गोमल मार्ग से आक्रमण किया था, ठीक है। और इनका जो पहला आक्रमण होता है वो कहाँ होता है? आप कहोगे कि सर 1175 में होता है, ठीक है। 1175 ईस्वी में इनका पहला आक्रमण कहाँ हो रहा है? मुल्तान पर हो रहा है। मुल्तान में शासन किसका चल रहा था? आप कहोगे करमपंथी शियाओं का चल रहा था, करमपंथी शियाओं का यहाँ पर, या आप कह सकते हैं करमाथी, करमपंथी या करमाथी, ठीक है, शियाओं का यहाँ पर शासन चल रहा था। तो ये लोग तो पराजित होंगे। लेकिन गोरी का जो दूसरा आक्रमण है यह गुजरात में शासन करने वाले चालुक्य राजवंश की राजधानी अनिलवाड़ पर होता है। कहाँ हो रहा है? अनिलवाड़ पर हो रहा है। इस समय अनिलवाड़ पर शासन किसका चल रहा है? ये आक्रमण कब होता है? 1178 में होता है। और अनिलवाड़ में शासन किसका चल रहा है? आप कहेंगे भीम सेकंड या चालुक्य शासक
भीम सेकंड चालुक्य लिख देते हैं, चालुक्य का शासन चल रहा है। तो देखो जो भीम सेकंड है, ठीक है, ये भीम सेकंड क्या है, एक बच्चा है, ठीक है, माइनर है ये, ठीक है, एक अल्प व्यय बच्चा है। लेकिन भीम सेकंड की जो माँ है वो है नायिका देवी, ठीक है। अब ये नायिका देवी क्या कर रही हैं, इसमें अदम्य साहस का परिचय देती हैं। और नायिका देवी करती क्या है, अपने बच्चे के पक्ष में शासन करते हुए, ठीक है, ये युद्ध का संचालन भी करती हैं। और नायिका देवी की इसी अदम्य साहस और इसी शौर्य के कारण, ठीक है, गौरी की यह भारत में पहली हार है। और जब गौरी यहाँ नायिका देवी से हार जाता है तो गौरी एक दूरदर्शी शासक, मैंने आपसे कहा था, और गौरी ने पुनः अनिलवाड़ पर आक्रमण नहीं किया है। बस गौरी यहीं से बैक हो जाता है, पश्चिम को बैक हो जाता है, और पश्चिम में बैक होकर के अपनी जो हार है इस हार पर चिंतन करता है, और उसके बाद उसने इधर आक्रमण नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जो भारतीय शासक थे वो ऐसा नहीं करते थे, ठीक है। भारतीय शासक प्रायः आपस में ही लड़ते रहते थे और किसी अपनी हार का कोई मंथन नहीं कर पाते थे। क्लियर। अब यहाँ देखिए 1179 में 1179 में गौरी का तीसरा आक्रमण है पेशावर पर, पंजाब के पेशावर पर आक्रमण है, और इसको उन्होंने पेशावर को जीता है, ठीक है। फिर 1181 में इन्होंने लाहौर पर अधिकार किया है, और ये लाहौर किसका है, आप कहेंगे मलिक खुसरो का है, या खुसरो लिख दीजिए, खुसरो मलिक का है। और ये खुसरो मलिक कौन है, आप कहेंगे ये महमूद गजनवी का एक वंशज है, और इसको इन्होंने पराजित किया है, ठीक है। फिर हमको याद रखना होगा 1191, ठीक है। पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा कि 1189 तक मोहम्मद गौरी, ठीक है, कहाँ तक पहुँचाया था, भटिंडा तक पहुँचाया था, भटिंडा तक पहुँचाया। और जब भटिंडा तक आ जाता है तो गौरी की जो साम्राज्य की सीमा है वो किससे मिल जाती है, पृथ्वीराज चौहान से मिल जाती है, पृथ्वीराज चौहान या रायपिथौरा से मिल जाती है, की सीमाओं से मिल जाती हैं। और इसका परिणाम क्या होगा, 1191 का तराइन का युद्ध होता है, ठीक है। अब हमको यहाँ 1191 के तराइन के युद्ध को पढ़ना अभी फिलहाल नहीं है, अभी हम थोड़ी देर बाद बता देंगे कि इसमें क्या खास बात है जो आपके क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये तराइन का फर्स्ट वॉर है, और यह वॉर किसके बीच हो रहा है, पृथ्वीराज थर्ड और किसके बीच है, एम गौरी के बीच है, मोहम्मद गौरी के बीच है, और इसमें गौरी हारते हैं। तो गौरी जब हारे तो ये कहाँ चले गए, गौर वापस चले गए, ठीक है। जब ये गौर वापस जाते हैं तो यहाँ पर ये अपनी हार पर चिंतन करते हैं कि आखिर वो क्यों हारे हैं, ठीक है। लेकिन पृथ्वीराज थर्ड को इसकी कोई चिंता नहीं है, वो गौरी को भागने देते हैं, ठीक है। और हिंदू पॉलिसीज़, जो धार्मिक पॉलिसीज़ है वो काफ़ी गंदी पॉलिसीज़ रही है। वो पॉलिसीज़ ये थी कि भागते हुए दुश्मन को पीछे से अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। एक तो इन्होंने गौरी को भागने दिया, उनकी पीठ पर अटैक नहीं किया, पीछे अटैक नहीं किया। दूसरी बात यह है कि पृथ्वीराज को इसकी चिंता नहीं है। पृथ्वीराज को सबसे बड़ी चिंता थी कि उनको संयोगिता का स्वयंवर लूटना था, उनको संयोगिता के पिता जयचंद्र को अपमानित करना था। सबसे बड़ी चिंता पृथ्वीराज थर्ड की ये है, और पृथ्वीराज थर्ड ने, ठीक है, संयोगिता का स्वयंवर और जयचंद्र को अपमानित करने के लिए अपनी जो सेना है उसको लॉस कर दिया था, ठीक है। और गौरी ने क्या किया था, अपनी सेना का विस्तार कर दिया था, ठीक है। अब 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हम देखते हैं। देखिए जो 1192 का तराइन का युद्ध है, क्लियर, इसको पढ़ने से पहले मैं आपके बीच में एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। युद्ध में कहा जाता है, ठीक है, कि लव और वॉर में, ठीक है, मोरलिटीज़ की बात नहीं की जाती है, ठीक है। जब युद्ध चल रहा है तो वहाँ आपका मोरलिटीज़ क्या है, ठीक है, युद्ध को जीतना, क्लियर ना। और ये नहीं कि आप मोरलिटीज़ दिखाएंगे, नैतिकता दिखाएंगे, ये इसका कोई मतलब नहीं होता। तो अब यहाँ आपको दिखाना है
क्या? 1192 में तराइन का युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध वॉर। ये किसके बीच हो रहा है? आप कहोगे सर पुनः वही पृथ्वीराज थर्ड और किसके बीच? मोहम्मद घोरी के बीच, मोहम्मद घोरी के बीच हो रहा है। अब इसमें रिजल्ट में क्या आएगा? पृथ्वीराज थर्ड हार गए। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है, उस समय एक नियम था कि लोग करते क्या थे कि सनसेट और सनराइज के बीच में ही युद्ध करते थे। लेकिन गोरी ने यह आक्रमण पृथ्वीराज थर्ड के ऊपर कब किया है? दिसंबर में किया है। तराइन है, मतलब भटिंडा के पास है, मतलब आप कह सकते हैं पंजाब में है। ठीक है, और इसमें यहाँ बहुत सर्दी पड़ रही है, लोग, ठीक है, ठिठुर रहे हैं, आग जला के ताप रहे हैं। ठीक उसी समय जबकि भोर होने वाला है, सुबह होने वाली है, गोरी के सैनिकों ने अचानक पृथ्वीराज थर्ड पर आक्रमण कर दिया। उनके सैनिक तैयार ही नहीं थे और पृथ्वीराज थर्ड युद्ध हार गए। ठीक है ना? जब पृथ्वीराज थर्ड ये युद्ध हार जाते हैं तो अब आप याद रखिएगा, पृथ्वीराज थर्ड के युद्ध हारते ही एक फैसला आ गया। वो फैसला ये था कि हिंदुस्तान में अब गोरी को रोकने वाला कोई भी शेष न था। क्लियर? तो अब 1193 के अंदर आप देखिएगा, 1193 ईस्वी में गोरी ने अपना उत्तर भारतीय जो साम्राज्य है ये किसे सौंप दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। अभी हमने ऐबक लिख करके आपको रोक दिया है। ठीक है, ऐबक को सौंप दिया था। और ऐबक ने 1193 में दिल्ली को गोरी के साम्राज्य के, उत्तर भारतीय साम्राज्य की राजधानी के रूप में बदला था। और यही जो दिल्ली है इसी को प्रथम दिल्ली कहा जाता है। फर्स्ट दिल्ली के नाम से इसे ही जाना जाता है, नोन एज फर्स्ट दिल्ली। ठीक है, अब 1194 हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 1194 की अगर हम बात करें तो 1194 में क्लियर एक वार होता है चंदावर का। चंदावर एटा में है, चंदावर उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट में है चंदावर। और ये जो चंदावर है, ये चंदावर का जो युद्ध होता है वो दो लोगों के बीच होता है, संयोगिता के पिता जयचंद या गढ़वाल राजा जयचंद, और दूसरी चीज़ है गोरी, मोहम्मद गोरी के बीच ये युद्ध चलता है। और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? जयचंद मार दिए जाते हैं और गढ़वाल राजवंश ये किसके अंदर आ जा रहा है? आप कहोगे कि सर गोरी के साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ रुकेंगे नहीं, अब हम देखते हैं कि ठीक इसी वर्ष 1194 में, ठीक है, अब ये देखिए कि भारत में कैसे लोग, किस मेंटल आईक्यू के लोग हैं वो आप जरा देखिए। 1194 में 92 में वो पृथ्वीराज को उन्होंने हराया था। 1194 में, ठीक है, पृथ्वीराज के भाई हैं हरिराज, ये क्या कर रहे हैं? पृथ्वीराज के बेटे को ही यह मार भगाते हैं। तो पृथ्वीराज के बेटे के पक्ष में ऐबक करता क्या है? अजमेर पर अटैक कर देता है। ठीक है, अजमेर पर अटैक करता है और हरिराज को मार भगाता है। ठीक है, और पृथ्वीराज के बेटे, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये सत्तासीन होते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए इसके बाद हमको एक चीज़ और याद रखना है, 1194 के बाद 1195 आएगा और 1195 आता है, इसमें गोरी का आक्रमण होता है ग्वालियर पर। ग्वालियर अभियान है ये, लेकिन ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम देखते हैं 1196। तो 1196 में गोरी के जो सिपहसालार हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका अटैक होता है अनिलवाड़ पर आक्रमण होता है। ठीक है, और इस आक्रमण में ये भीम सेकंड के साथ, भीम सेकंड और ये ऐबक, इन दोनों के बीच जब ये जंग होता है, युद्ध होता है, तो इस युद्ध में ऐबक हारते हैं। ठीक है, लेकिन फिर वही गलती हो रही है, भीम सेकंड ने ऐबक को हराया जरूर, परंतु ऐबक का पीछा नहीं किया, ऐबक के ऊपर, ठीक है, अटैक नहीं किया। ठीक है, और अब ये देखिए 1197,
और 1197 में ऐबक का आक्रमण हो रहा है किसके ऊपर, पुनः भीमसेकंड के ऊपर आक्रमण होता है, मतलब अनिर्वाण पर आक्रमण होता है और इसमें भीमसेकंड हार गए। ये हारे, जब भीमसेकंड हारते हैं तो राजधानी अनिर्वाण को लूटा जाता है। किसको लूट लिया, अनिर्वाण को लूट लिया गया। जब ये अनिर्वाण को लूट लिया गया तो इससे इतनी बड़ी संपदा अर्जित की गई थी कि इसी संपदा से एक महंगे दास या गुलाम, जिसे हम चल के अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक है, दास या गुलाम, ठीक है, इल्तुतमिश को खरीदा गया था। इल्तुतमिश को, ठीक है, दिल्ली के दास बाजार से खरीदा गया था, दिल्ली के दास बाजार से खरीदा गया था। ठीक है, आपने ये चीज़ देखा। फिर आप एक चीज़ देखेंगे 1202 में ऐबक ने, ठीक है, किसको पराजित किया। आप कहेंगे ऐबक का संघर्ष होता है किससे, आप कहेंगे चंदेल शासक परमर्दी के साथ ये वार होता है ऐबक का। किसके साथ, बुंदेलखंड के चंदेल राजवंश के शासक परमर्दी से युद्ध होता है, जिसमें परमर्दी हारे और मार दिए गए और इसी के साथ बुंदेलखंड का विलय गौरी के साम्राज्य में कर लिया गया। ठीक है, और एक पॉइंट हमको और यहीं पर याद रखना है कि ये 1202 था, 1203 हम लिख सकते हैं, 1202 भी रहता है तो कोई गलती नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि जो 1203 का वर्ष है, इस 1203 में, ठीक है, गौरी का दास कौन है, ऐबक है। और ऐबक का जो सिपहसालार है, मतलब लेफ्टिनेंट है, सहायक है, वो कौन है, आप कहोगे कि सर कुतुबुद्दीन मुबारक, सॉरी गलती से मैं बोल गया, ठीक है, बख्तियार खिलजी हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी कौन है, आप कहेंगे कि ऐबक के लेफ्टिनेंट हैं या उसके सहायक हैं या उसके, ठीक है, सैनिक हैं। और इसी कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने 1203 में सेन वंश की राजधानी नादिया पर, ठीक है, एक व्यापारी के रूप में आक्रमण कर दिया था। बंगाल में नादिया पर आक्रमण कर दिया था। किसकी राजधानी है, सेन राजवंश की राजधानी है। और नादिया को जीत करके उन्होंने बंगाल पर अधिकार कर लिया था और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, और बंगाल में खिलजियों का आधिपत्य यहीं से स्थापित होता है। और इसी समय उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को जला करके, विक्रमशिला ही नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय को भी जला करके नष्ट कर दिया था। किसने, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, अब हमको एक चीज़ और याद रखना है और वो क्या है, आप कहोगे कि सर अंधखुद का युद्ध, अंधखुद का वार। अब ये अंधखुद का जो वार है ये किसके बीच हो रहा है, देखिए हमने लिखा ये 1204 और यहाँ पर क्या हो रहा है, अंधखुद का युद्ध हो रहा है। अंधखुद का युद्ध कब हो रहा है, 1204 में हो रहा है। ठीक है ना, अब हमको याद रखना होगा, ठीक है, कि अंधखुद का युद्ध ये 1204 में है। ठीक, अब देखिए जब ये 1204 में अंधखुद का युद्ध हो रहा है तो ये किसके बीच में हो रहा है, आप कहेंगे ख्वारिज में शाह के बीच हो रहा है, ख्वारिज में शाह के बीच हो रहा है। और किसके बीच होता है, आप कहोगे कि सर मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। और इसमें रिजल्ट क्या आता है, ये गोरी हारते हैं। ठीक है, और भारत में अफवाह फैल गई कि गोरी मार दिया गया। ठीक है, अब इस अफवाह का खंडन करना था, क्योंकि अगर गोरी के मरने का समाचार भारत में फैलेगा तो जाहिर सी बात है कि भारत में गोरी के जो लेफ्टिनेंट हैं ये शासन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब गोरी अपने जीवित होने की पुष्टि करने के लिए ये भारत आ रहे हैं। ठीक है, कब आ रहे हैं, 1505 में आ रहे हैं, बताने के लिए कि आई एम अलाइव नाउ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। ठीक है, तो देखिए जब गोरी भारत की तरफ आ रहे हैं तो गोरी कैसे आएंगे, गोमल दर्रे से आएंगे। जब गोमल दर्रे से निकल रहे हैं तो गोमल दर्रे में इनका सामना खोखरों से हुआ है। अब ये जो खोखर है, कुछ लोग कहते हैं कि ये शिया मुसलमान है, कुछ लोग कहते हैं ये हिंदू हैं, इट्स नॉट अ मैटर। ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, खोखरों से गोरी का ये युद्ध हो रहा है। ठीक है, अब आप याद रखिएगा इसमें गोरी मार दिए जाते हैं, लेकिन अचानक ऐबक और ऐबक का दास इल्तुतमिश, ठीक है, ये पहुंच जाते हैं
और इन्होंने गोरी को बचा लिया है। किसने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया? इल्तुतमिश ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो अब गोरी जो होता है ऐबक को निर्देश दिया है कि इल्तुतमिश को तुम दासता से मुक्त कर दो, और यही कारण है कि ऐबक दास बना रह गया, गोरी का दास बना रहा, और ऐबक का दास इल्तुतमिश था। गोरी का दास ऐबक था, ये दास बना ही रह गया। लेकिन इल्तुतमिश जो कि ऐबक का दास है, इसको दासता से मुक्त करना पड़ा। कब? 1207 में गोरी के निर्देश को पालन करते हुए ऐबक ने इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दिया था। ठीक है, और अब आप याद रखेंगे, गोरी भारत आते हैं, अपने साम्राज्य का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, चले जाते हैं। लेकिन गोरी जब वापस जा रहे थे तो यहीं पर दमयक नामक स्थान पर, दमयक नामक स्थान पर ये मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं। मगरिब मतलब सायम की नमाज़ पढ़ रहे हैं, और उसी समय खोखरों ने, ठीक है, 15 मार्च 1206 को गोरी को, ठीक है, कत्ल कर दिया। गोरी का कत्ल कर दिया, और गोरी को उनकी इच्छा अनुसार कहाँ दफन किया गया है? आप कहेंगे कि सर इनको गजनी में ले जा करके दफन कर दिया गया। और अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। ठीक है, वो क्या? देखिए, हम थोड़ा सा ऐबक के बारे में आपको परिचय दे दें। ठीक है, देखिए ऐबक कब आते हैं? 1191 में आते हैं गोरी की सेनाओं के साथ, और इसी समय एक और शख्स आता है, और वो है मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं। ठीक है, और भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत होती है। ठीक है, और अब 1192 में ऐबक ने तराइन का भी युद्ध लड़ा था। ठीक है, फिर 1193 में इनको दिल्ली मिली थी, आप जान चुके हैं। 94 भी आप पढ़ चुके हैं, चंदावर के युद्ध में भी ये भाग लेते हैं, फिर अजमेर में भी जाते हैं। ठीक है, 96 में इन्होंने अनिलवाड़ का भी युद्ध लड़ा है। ठीक है ना, तो सब मिलाकर के हमने आपको ये पूरा मैटर बता दिया है। आप अगली जो हेडिंग डाल देंगे वो कौन सी हेडिंग होगी? तो आप कहोगे कि सर अगली हेडिंग होगी, ठीक है, गुलाम वंश। गुलाम वंश, ठीक है ना। लेकिन ये जो गुलाम वंश का मैटर है, ये हम लोग अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि मैटर एक में ही घालमेल कर जाएगा। इसलिए हम लोग गुलाम वंश का मैटर द डे आफ्टर, मतलब कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक। मैं सोचता हूँ कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। थैंक यू।